So today's topic is basically based on the cyber forensics of investigation methods कि आप किस तरीके से इन्वेस्टिगेट कर सकते हो अपने किसी भी एविडेंस को, क्लूज कैसे फाइंड आउट कर सकते हो वहाँ से, क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे इसमें, प्लस आपकी थ्योरीज कौन सी काम करेंगी, यानी कि आपके प्रोसेस मेथड्स कौन कौन से होंगे, कुछ टेक्निक्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो वो सारी चीज़ हम करेंगे किसके अंदर, आपके साइबर फॉरेंसिक्स मेथड्स के अंदर। अब इसमें सबसे पहला आता है चैलेंजेस ऑफ साइबर क्राइम प्रेजेंट टू इन्वेस्टिगेटर। सपोज दैट यू आर वर्किंग एज ए फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर एंड you are just going on an incident place for collecting some evidence. So at that point you are facing some types of issues, like which type of issues, जैसे कि स्पीड हो सकता है। स्पीड इन द सेंस लाइक एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। स्पीड आपको बताती है कि जिस तरीके से आपकी टेक्नोलॉजी जो है बूस्ट हो रही है, बूस्ट इन द सेंस एडवांस हो रही है, उसी तरीके से साइबर क्राइम्स भी आपके क्या हो रहे हैं, कमिट हो रहे हैं, यानी कि परफॉर्म हो रहे हैं। अब वेयर एज इन्वेस्टिगेटर रिक्वायर ऑथराइजेशन एंड वारंट बिफोर स्टार्टिंग द लीगल प्रोसीजर। यहाँ पे क्या हमारे पास स्पीड में क्या लैक आता है कि जो आपका एक फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर है उसको सबसे पहले एक लीगल वारंट चाहिए कोर्ट की तरफ से। इफ़ दे डोंट हैव ए लीगल वारंट तो वो वहाँ पे अपनी कोई भी इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट नहीं कर सकता। यहाँ पे स्पीड आपकी स्लो हो जाती है। बेसिकली स्पीड में हमें वेरिएशन मिलता है क्योंकि क्राइम्स बढ़ रहे हैं बट हम उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। एनॉर्मलिटी क्या होता है, दूसरा चैलेंज आपको फेस करना पड़ सकता है कि आपका जो इन्वेस्टिगेटर है, जो आपका अटैकर है, कल्प्रिट है, उसने क्या कर रखा हो, आपकी एनॉर्मस थिंग्स का यूज़ कर रखा हो। फॉर एग्जांपल, जैसे कि साइबर क्रिमिनल्स कैन ईजिली हाइड देयर आइडेंटिटी बाय प्रिटेंड सम एज सम अदर एंटिटी बाय और बाय हाइडिंग देयर आईपी एड्रेसेस यूजिंग प्रॉक्सीज। उसने क्या किया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉक्सी सर्वर्स का यूज़ करके अपनी आइडेंटिटी को हाइड कर रखा है। तो दिस काइंड ऑफ थिंग इज बेसिकली शोइंग यू द एनोमिटी पार्ट, लाइक वहाँ पे आपको फेस करना पड़ सकता है। तो उस केस में आप उसको ट्रैक करने में थोड़ा सा लैक करते हो। नेक्स्ट होता है वॉलेटाइल नेचर ऑफ एविडेंस। नाउ व्हाट इज दैट वॉलेटाइल? हमारे पास दो तरीके के डेटा एविडेंस के टाइप्स होते हैं। लाइक एक तो होता है आपके पास डेटा जिसे वॉलेटाइल डेटा कहते हैं, दूसरा होता है जिसे हम नॉन वॉलेटाइल डेटा कहते हैं। वॉलेटाइल इन द सेंस most of the digital evidence can be easily lost as it in the form of volatile data such as a log, record, light pulse, radio signals or other means। कई बार क्या होता है कि आपका जो डेटा है वो वॉलेटाइल नेचर होने की वजह से लॉस्ट हो जाता है, जिसमें आपके लॉग्स हो सकते हैं, हो सकता है डिलीट कर दिए गए हों, या फिर जो रन टाइम पे लॉग बन रहे थे वो नहीं मिलते आपको, या फिर रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, लाइट पल्स वगैरह हो सकती हैं, रेडियो सिग्नल्स हो सकते हैं, या किसी अदर टाइप के डिजिटल आपके इक्विपमेंट्स के लॉक्स हो, इक्विपमेंट के आपके रिजल्ट्स हो सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपके अगर लॉस्ट हो जाती हैं तो उस केस में आपके वहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। नेक्स्ट होता है एविडेंस साइज एंड द कॉम्प्लेक्सिटी। जो आपके एविडेंस का साइज है वो क्या होता है, वो आपका वेरी हो सकता है, या फिर आपकी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो सकती है एविडेंस की, जिसके बेसिस पे आप उसे फाइंड ना कर पाओ। लाइक डाइवर्सिटी यानी कि चेंजेस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर ऑफ द डिजिटल डिवाइस रिजल्ट इज इंक्रीज साइज ऑफ एविडेंस डेटा एंड द कॉम्प्लेक्सिटी। तो उस केस में क्या है कि आपकी जो डेटा है अगर उसमें साइज इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, और आपने दूसरे रिजल्ट्स वहाँ पे शो कर रखे हैं, लाइक हैशेस दूसरे शो कर रखे हैं, तो उस केस में आपकी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है। तो वो फेस आपको करना पड़ सकता है चैलेंजेस में। एंटी डिजिटल फॉरेंसिक्स एडीएफ अच्छा करते क्या है कि अटैकर्स जो है वो एंटी फॉरेंसिक्स एडीएफ का यूज़ करते हैं। किस तरीके से? अटैकर्स आर इंक्रीजली यूजिंग इंक्रिप्शन प्रोसीजर्स एंड डेटा हाइडिंग टेक्निक टू हाइड डिजिटल एविडेंस। अपने डिजिटल एविडेंस को हाइड करने के लिए या फिर अपने टेक्निक्स को छुपाने के लिए वो क्या करते हैं, बेसिकली एडीएफ प्रोसीजर का यूज़ करते हैं। ग्लोबल ओरिजिन एंड डिफरेंस इन लॉस। इसमें क्या होता है, द प्रेडेटर कैन इनिशिएट द क्राइम फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे क्या है ग्लोबल ओरिजिन में कि जो प्रेडेटर है यानी कि जो अपराधी है वो आपका कहीं से भी बैठ के क्राइम कर सकता है, और जहाँ से भी वो क्राइम कर रहा है कहीं से भी, वेयर इज द अथॉरिटी हैज द जुरिडिक्शन ओवर डोमेस्टिक क्राइम्स ओनली। जबकि उसके पास क्या होता है कि आप उसने कहीं भी क्राइम किया है तो उसको सजा पहली बात तो उनके लॉस के अकॉर्डिंग मिलेगी, बट अगर वो दूसरी उसमें है तो अथॉरिटीज के पास केवल इतना ही अथॉरिटी होती है कि वो अपनी जुरिडिक्शन के अकॉर्डिंग उसको पनिश कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है लिमिटेड लीगल अंडरस्टैंडिंग। लिमिटेड लीगल अंडरस्टैंडिंग में चैलेंज ये आपको फेस करना पड़ता है कि मैनी विक्टिम्स, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं होती।
they are unaware actually. So many victims are unaware of the law violated during the incidents and fail to defend their claims. तो उनको आइडिया नहीं है कि उनके साथ एक क्राइम हुआ तो उसके ऊपर ये क्लेम कर सकते हैं, उनको इसका बेनिफिट मिल सकता है, दे डोंट नो। सो उस केस में क्या है, लिमिटेड लीगल अंडरस्टैंडिंग, आइडिया नहीं है लोगों को। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं जब आप एक फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर की तरह वर्क करते हो। नेक्स्ट होता है आपके पास साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशंस। सो अब हम डिस्कस करेंगे कि साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशंस की जो टेक्निक है, कितने टाइप्स के आपकी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, वो डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे कि उसमें आप क्या क्या चीज़ें वहाँ पे कर पाते हो, और इन इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए कौन कौन पर्सन इसमें इन्वॉल्व होता है। सबसे पहले है साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में। इन्वेस्टिगेशंस की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपको हार्ड वर्क करना पड़ सकता है, किस लिए, अपने कलेक्शंस, क्लूज के कलेक्शंस को बनाने के लिए, यानी कि आपके क्लूज को फाइंड आउट करने के लिए। फॉरेंसिक एविडेंस एंड अटेम्प्ट टू डिटेल्स द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनी क्राइम involves the hard working collection of clues and forensic evidence। तो वहाँ पे एविडेंस में उसको मतलब इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन्वॉल्व होती है हार्ड वर्किंग प्रोसीजर, जिसमें वो क्लूज को फाइंड आउट करता है, कलेक्ट करता है, या फिर फॉरेंसिक एविडेंस को, विद एन अटेंशन टू डिटेल्स, जिसमें वो हर एक चीज जो है उनको डिटेल्स में निकालेगा। नेक्स्ट होता है इट इज मैंडेटरी दैट देयर विल बी एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अच्छा, यहाँ पे कहा जाता है कि अगर आप एक फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर हो और आप किसी भी इंसिडेंट प्लेस पे जाते हो तो एटलीस्ट यू नीड टू गैदर, यानी यू नीड टू फाइंड आउट, यानी यू नीड टू एग्जामिन एटलीस्ट वन, यानी यू नीड टू एक्वायर एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। और ऐसा नहीं है कि जो आपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट निकाला हो कुछ भी, लाइक आपका कंप्यूटर हो सकता है, सेलफोन्स हो सकते हैं, प्रिंटर्स हो सकते हैं, फैक्स मशीन्स हो सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपको मैंडेटरी होता है कि आप किसी भी इंसिडेंट प्लेस पे जाओ तो एटलीस्ट आप वहां से एक अपना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट तो फाइंड आउट करो ही करो। नेक्स्ट है आपके पास, हो सकता है वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो आपने फाइंड आउट किया है वो आपके इन्वेस्टिगेशन का सेंट्रल सोर्स बन जाए, जिससे आपकी क्या हो, पूरा केस सॉल्व हो जाए। तो द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फाउंड मे बी सेंट्रल टू द इन्वेस्टिगेशन एज इट कुड कंटेन वैल्यूएबल एविडेंस फॉर सॉल्विंग द केस। तो आपका एविडेंस जो है वो, हर एक एविडेंस इंपॉर्टेंट होता है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, तो आप उसका यूज कर सकते हो। नेक्स्ट होता है आपके पास कि the information contained in the device must be investigated in the proper manner in order to be relied upon in the court of law। इसके अलावा आप क्या करते हो, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है डिवाइस के अंदर उसको आप प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करते हो, एक प्रॉपर मैनर ऑर्डर्स यूज करते हो, जिनकी हेल्प से, जिनके बाद आप उन्हें क्या करते हो, कोर्ट के अंदर सबमिट करते हो। ठीक है, प्रोसेस सच एज कलेक्शन, जिसमें अगर हम कलेक्शंस की बात करें यानी कि प्रोसेसेस की, तो उसमें सबसे पहला आता है कि आप कलेक्शन करो डेटा का, एनालिसिस रिपोर्ट रेडी करो, प्रेजेंटेशन रेडी करो, एंड ये सारी चीजें डिफर करती हैं आपके केस के अकॉर्डिंग। तो द प्रोसेस सच एज कलेक्शन ऑफ डेटा, एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन डिफर बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ केस। तो ये सारी चीजें आपकी टाइप ऑफ केस के ऊपर क्या हो जाती हैं, डिफर हो जाती हैं, चेंजेस आ जाते हैं। तो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहला है कि आप हार्डवर्क करके क्लूज एंड फॉरेंसिक एविडेंस को फाइंड आउट करो डिटेल्स में। नेक्स्ट होता है कि आप बेसिकली वहां से किसी भी इंसिडेंट प्लेन से एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को फाइंड आउट करो। नेक्स्ट उसके बाद कि आप इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये ध्यान रखो कि आपके छोटा से छोटा एविडेंस भी बड़ा इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो उस केस में हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो आपने निकाला है उसकी हेल्प से पूरा केस ही सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट हो सकता है कि इसके अलावा आप एक काम कर सकते हो, इन्वेस्टिगेशन जो आप करोगे, इंफॉर्मेशन जो कंटेन करोगे डिवाइसेस से इन्वेस्टिगेट करके वो प्रॉपर मैनर में करोगे ताकि आप उनको फिर कोर्ट में सबमिट कर सको। दूसरा लास्ट जो हमारे पास था कि आपको प्रोसेस जो करनी है उसमें आपको डेटा कलेक्शन करना है, एनालिसिस करनी है, प्रेजेंटेशन करनी है, जो कि डिफर हो जाएगा यानी कि चेंज हो जाते हैं किसके अकॉर्डिंग, आपके केस के अकॉर्डिंग। तो दीज आर ऑल द स्टेप्स जिनको हम यहाँ पे क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, राइट। नाउ अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन केसेस की। तो इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट लाइक साइबर क्राइम investigation cases, so they are basically in the three categories. The first one that is a civil, the second one that is a criminal, and the third one that is a administrative। तो तीन तरीके की investigations होती हैं यहाँ पे।
पहली है सिविल, दूसरी है क्रिमिनल एंड तीसरी है एडमिनिस्ट्रेटिव। तो अगर हम सिविल एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो सिविल जो होते हैं वो नॉर्मल आम जनता के ऊपर होता है। क्रिमिनल जो होती है वो बेसिकली किसी डेथ से रिलेटेड हो सकती है या फिर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस पे जो करी जाती है। ऑर्गेनाइजेशन जिसमें इन्वॉल्व यानी कि कम्युनिटी जिसमें इन्वॉल्व हो सकती है वो आपकी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस में आती है। एंड थर्ड वन होती है एडमिनिस्ट्रेटिव। ये कंपनी ये इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर होती है जो कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर करी जाती है, लाइक कंपनीज के अंदर करी जाती है। तो उनको तीनों को हम सॉल्व करते हैं। हम जो यहाँ पे पढ़ेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव इन्वेस्टिगेशन पे फोकस करते हैं बिकॉज हम अपने कंप्यूटर उससे जा रहे हैं। बट समटाइम्स क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन में आपके पास सिविल एंड क्रिमिनल में भी आपको डिवाइसेस मिलते हैं, तो हमें उनके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा कि वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, सो सिविल केसेस आर बॉट। अगर हम दोनों के बीच में डिफरेंस देखें सिविल एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में, तो सिविल केसेस आर बॉट फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड लॉ सूट्स वेयर अ गिल्टी आउटकम जनरली रिजल्ट इन इकोनॉमिक डैमेज टू द प्रोसिक्यूटर। वेयर एज, अच्छा इसमें होता क्या है सिविल केस में कि ज्यादातर जो आपके केसेस आते हैं ना वो या तो गिल्टी के होते हैं, मतलब उन्होंने गलती कर दी है वो मान भी रहे हैं, या हो सकता है उसमें रिजल्ट्स में इकोनॉमिक डैमेज के हो सकते हैं वो। तो बहुत सारा, या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है, वॉल्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केसेस हो सकते हैं। तो ये सारे क्या है कि ये सब इस टाइप के केसेस जो हैं वो आपके सिविल केसेस में हम काउंट करते हैं। यही अगर क्रिमिनल केस की बात कर लें तो क्रिमिनल केसेस आर जनरली बॉट बाय द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। अच्छा, जब भी क्रिमिनल केसेस होते हैं तो गाइस याद रखना कि उनको हैंडल करने का काम जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज करती हैं। तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो होती हैं वो हाई डेवलप्ड एजेंसीज बोली जाती हैं, जो कि आपकी बेसिकली बेटर अप्रोच का यूज करके यानी कि एक बेटर टेक्निक यूज करके क्या करती हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन को डन करती हैं, जिसके लिए वो फॉरेंसिक रेडीनेस हो गया या ईटीआई थ्योरी हो गया, इन सब प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स का यूज करते हैं। So, response to a suspected violation of law whereas the guilty outcome may result in economic damage, imprisonment or both। तो अगर इसका हम वॉल्यूशन का, इस तरीके के वॉल्यूशन का किसी का भी अगर रिजल्ट निकलता है और विक्टिम पकड़ा जाता है कि विक्टिम ने मान भी लेता है कि यस विक्टिम इज गिल्टी, तो इन दैट सिनेरियो उसको हो सकता है कि इकोनॉमिक डैमेज, उसे पैसे भरने पड़े या फिर इम्प्रिजनमेंट हो सकती है या फिर उसे दोनों चीजें कॉम्बो में मिल सकती हैं, एज वी ऑलरेडी डिस्कस दीज थिंग्स इन साइबर लॉस, राइट। सो वो उसको डिपेंड करेगा कि उसके ऊपर किस तरीके का केस वहां पे लगाया गया है। ठीक, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द ईच वन, लाइक वन बाय वन डिस्कस करते हैं सिविल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्रिमिनल में क्या क्या चीजें होती हैं। सो सिविल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहला आता है इन्वेस्टिगेटर मस्ट फॉलो अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड फॉरेंसिक प्रोसेस। जो आपका इन्वेस्टिगेटर है उसे एक पहले एक प्रोसेस सेट करनी होगी कि वो इस तरीके से क्या करने वाला है, इन्वेस्टिगेट करेगा केस को और उसके बाद वहां से क्लूज को फाइंड आउट करेगा, जो कि आपके डिपेंड करती है रेस्पेक्टिवली ज्यूरिडिक्शन के अकॉर्डिंग, यानी कि उनके जो लॉज बने हैं उसके अकॉर्डिंग ही वो क्या करता है वहां पे सिलेक्ट करता है। इन्वेस्टिगेटर अंडर कोर्ट वारंट, अच्छा इन्वेस्टिगेटर के पास अगर कोर्ट वारंट है तो उस केस में दे हैव अथॉरिटी टू फोर्स सीज द कंप्यूटिंग डिवाइस। तो उसके पास इतनी अथॉरिटी होती है कि वो आपके डिवाइस को फोर्सफुली सीज कर सकता है, जैसे कि आपके जो सीबीआई वगैरह सीबीआई रेड्स वगैरह होती हैं उसमें जैसे होता है कि अगर आप गए हैं तो वो लोग सीज नहीं करते हैं, वो लोग बेसिकली कनेक्टिविटी काट देते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको सीज कर सकते हैं हम डिवाइसेस को। अ फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड, जिसको हम क्या कहते हैं याचिका बोला जाता है। ठीक है, एक फॉर्मल यानी कि प्री एफआईआर जिसे बोलते हैं, एक फॉर्मल रिपोर्ट वहां पे रिक्वायर्ड होती है जिसके बेसिस पे पता करते हैं कि इस आदमी ने ये किया था और ये चीजें इसके साथ हुई है। द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द एविडेंस। जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं वही रिस्पॉन्सिबल हैं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस में कि वो कलेक्ट करें एविडेंस को और उसको एनालाइज करें। पनिशमेंट आर हार्श, अगर पता चल जाता है, फिक्स हो जाता है कि यस द विक्टिम इज अ गिल्टी या दैट पर्सन परपेट्रेटर इज अ गिल्टी, तो इन दैट सिनेरियो उसमें उसको पनिशमेंट काफी
भयानक मिल सकते हैं, या फिर उसको फाइन भरना पड़ सकता है, या फिर जेल सेंटेंस भी हो सकता है, या फिर दोनों तीनों चीजें उसे मिल सकती हैं कॉम्बो में। तो ये सारी चीजें क्या हैं, उसके ऊपर डिपेंड करती हैं कि उसने किस तरीके का क्राइम किया है। स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ नीड टू बी वेरी हाई। अच्छा, इससे एक और चीज भी होती है कि आपका जो प्रूफ आप सबमिट करने जा रहे हो वो काफी उस हाई होना चाहिए, ना रिलायबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कर भी दिया, एडमिसिबल होना चाहिए, ये नहीं कि आपने कर भी दिया और उसके बाद उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। तो मेक श्योर कि आपने जो भी अपना एविडेंस वहां पे दिया है वो आपका कैसा हो, फुल प्रूफ्ड हो। ठीक है। नेक्स्ट, डिफिकल्ट टू कैप्चर सर्टेन डिवाइस लाइक जीपीएस डिवाइस एविडेंस। कई बार क्या होता है कि हम हर एक चीज तो निकाल लेते हैं, डिजिटल जो जीपीएस होता है उसकी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती उससे, क्योंकि अगर उस पर्सन ने कहीं भी गया था और उसने अपने जीपीएस को ऑन नहीं कर रखा था तो उस केस में हमें फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो दीज आर द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस जो हम यहाँ पे यूज करते हैं, जिनका यूज करके हम एविडेंस को फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट होती है आपके सिविल इन्वेस्टिगेशन। नाउ व्हाट इज सिविल इन्वेस्टिगेशन? सर में आया क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में क्या हो रहा है? Yes, sir. पर्सन्स को हायर करते हैं जो कि हमारे एविडेंस को एनालिसिस करके उसके अंदर से हमें क्लूज को फाइंड आउट करके दे सकते हैं। एविडेंस शुड बी स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू द इंसिडेंट प्लेस। आपका एक ये भी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में एक रूल सेट ये भी आता है कि आपका जो एविडेंस है वो आपका रिलेट करना चाहिए इंसिडेंट प्लेस के साथ, नहीं करता तो वहां पे प्रॉब्लम होती है। द एविडेंस शुड कॉम्प्ली विद द ज्यूरिडिक्शन स्टैंडर्ड। जो एविडेंस है आपका वो प्रॉपरली आपका ज्यूरिडिक्शन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सिंपली एंड उसी के तरीके से वर्क करना चाहिए, वहीं से वैसे ही आप कलेक्ट करोगे। डॉक्यूमेंट द प्रोसीजर्स अप्लाइड ऑन द एविडेंस। डॉक्यूमेंट द प्रोसीजर्स, जो भी आपके डॉक्यूमेंटेड है, जो भी चीजें लिखी गई हैं एविडेंस को निकालने के लिए, आप उन्हीं का यूज करोगे और उन्हीं तरीके से एविडेंस को फाइंड आउट भी करोगे। सिक्योरली स्टोरेज द एविडेंस, आपको जो अपना एविडेंस है उसको सिक्योर रखना है, सिक्योर तरीके से स्टोर करके। अदरवाइज आप अगर स्टोर नहीं करते हो तो कोई भी अटैकर या किसी भी तरीके का कोई मिसलेनियस पर्सन आके उसको कैप कर सकता है, चेंजेस कर सकता है। तो यूज रिकॉग्नाइज टूल फॉर एनालिसिस, प्लस हम कुछ ऐसे रिकॉग्नाइज टूल्स का यूज करते हैं जिसके बेसिस पे हम अपने एविडेंस को क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या क्लूज अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें आप करते हैं किसके अंदर हो, रूल्स ऑफ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के अंदर। नेक्स्ट आपके पास आती है ईटीआई थ्योरी। नाउ व्हाट इज दैट ईटीआई थ्योरी? So if we going to talk about like ETI theory, the ETI theory of investigation, that is called as the ETI. Okay, so has become the standard investigative model. ये एक प्रॉपर तरीके से एक स्टैंडर्ड मॉडल कहा जाता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जिसमें यूज बाय द एफबीआई, जो कि यूज करते हैं एफबीआई व्हेन कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट मेजर क्रिमिनल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो इस केस में क्या है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये तब यूज होता है जब कोई मेजर क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन इसमें एक्टिव हो, यानी कि कोई मेजर क्रिमिनल कम्युनिटी इसमें एक्टिव हो, जैसे कि हैकर्स के कुछ ग्रुप लोग हैं जो कि आपके ज्यादा मिसलेनियस एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो उनको पकड़ने के लिए, उनके लिए हम क्या करते हैं, उनको ट्रैक करने के लिए या उनको पकड़ने के लिए ईटीआई थ्योरी का यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है आपके पास ईटीआई कंप्लीटेड अ प्रोसेस नोन एज ए ईटीआई, known as a theory of change commonly undertaken by organization with social goals. The process helps to identify all the building blocks required to bring about a given long-term goal and describe the types of investigation that bring about the desired outcomes. तो यहाँ पे आपको बोला जाता है कि आपका जो प्रॉपर आपकी जो थ्योरी है ईटीआई थ्योरी, ईटीआई प्रोसेस, वो आपके चेंजेस के लिए या फिर कॉमनली अंडरटेकन बाय द ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूज करते हैं वो सोशल गोल्स के लिए अपने, या इस प्रोसेस की हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब है जो लूप होल्स है वहां पे, एंड रिक्वायर्ड टू द ब्रिंग अबाउट गिवन लॉन्ग टर्म गोल, एंड इसको आप यूज करके अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको लॉन्ग टर्म गोल के लिए सिक्योर कर सकते हो। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, प्लस आप यहाँ पे इंटरवेंशन, ओके।
सो जो भी आपके अलग अलग टाइप के इंटरवेंशन हैं आप उनको वहाँ पे डिस्क्राइब करते हो एंड उसके बेसिस पे आप आउटकम देखते हो कि आपको क्या मिल रहा है। तो ईटीआई थ्योरी आपको बोलती है कि बेसिकली इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपको किस तरीके से स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन जो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन कमेटी है उनको पकड़ना। दिस इज अ पार्ट ऑफ ईटीआई थ्योरी, राइट। नेक्स्ट आपके पास आता है डिजिटल एविडेंस में। सबसे पहला आता है डिजिटल एविडेंस में। डिजिटल एविडेंस, अब अभी तक हमने बात करी थी अपनी प्रोसेस की, है ना, कि क्या क्या हो सकते हैं इन्वेस्टिगेशन की। बट अब जो हम इतनी देर से बोल रहे हैं कि डिजिटल एविडेंस, तो ये डिजिटल एविडेंस एक्चुअल में है क्या, वी नीड टू नो, राइट। सो डिजिटल एविडेंस की अगर हम बात करें तो व्हाट इज डिजिटल एविडेंस? डिजिटल एविडेंस इज एनी इंफॉर्मेशन of probated value that is either stored or transmitted in the digital form। तो यानी कि एक ऐसी वैल्यू, डिजिटल एविडेंस क्या है? एक कोई भी इंफॉर्मेशन जिसकी एक प्रोबेटेड वैल्यू हो, जो कि स्टोर हो रही हो किसी भी एक, या ट्रांसमिट हो रही हो किसी भी डिजिटल फॉर्म या डिजिटल मीडिया के थ्रू या डिजिटल मीडियम के थ्रू। सो दैट इज द पार्ट, दैट इज वी कैन से दैट दिस इज द डिजिटल एविडेंस। डिजिटल एविडेंस आप इससे भी बोल सकते हो लाइक digital evidence such like a probated value of any information which is stored and transmitted into the digital form for collecting the data, which is called as a digital evidence, right? So it's up to you कि आप किस तरीके से definition को explain करते हो एंड उसको समझते हो। एक्चुअल में समझना हमारे लिए important है, बिकॉज आगे चल के जब इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो उसमें हमारे पास जितनी भी डेटा आ रहा है उसका हमें एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है अंडरस्टैंडिंग द डिजिटल एविडेंस एज बिलो। आप कैसे कैसे उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो डिजिटल एविडेंस को। तो सबसे पहला है डिजिटल एविडेंस इज इंफॉर्मेशन स्टोर्ड और ट्रांसमिटेड इन अ बाइनरी फॉर्म दैट मे बी रिप्लाइड या रिलाइड इन द कोड। सो डिजिटल एविडेंस जो है वो एक इंफॉर्मेशन जिसको आप स्टोर करते हो या ट्रांसमिट करते हो बाइनरी फॉर्म में, जो कि हो सकती है आपके रिलाइड इन द कोड। It can be found on a computer hard drive, mobile drive और among that other places। ये इसको फाइंड आउट करने का सिंपल सा तरीका है, जो कि आप अपने कंप्यूटर्स के अंदर से निकाल सकते हो, मोबाइल के अंदर से निकाल सकते हो, या फिर अलग अलग प्लेसेस से आप इसको क्या करते हो, गैदर करते हो। Digital evidence is commonly associated with electronic crimes or e-crimes such as a child pornography or credit card fraud। Okay, तो डिजिटल एविडेंस ज्यादातर जो आपको रिलेटेड मिलता है वो किससे मिलता है, या जो ऑर्गेनाइजेशन जो एसोसिएशन यहाँ पे इन्वॉल्व है वो कौन सी है, जिसमें आपको ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स मिलेंगे जिनको ई क्राइम्स ही बोलते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा आपके चाइल्ड पोर्नोग्राफी आती है या फिर आपके क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका अकॉर्डिंग टू द लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल। लोकार्ड एक प्रॉपर एक प्रिंसिपल है जिसके बेसिस पे हम ये पता करते हैं कि इसने किया क्या था, राइट। सो लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल आपको बोलता है कि एनीवन और एनीथिंग, यानी कोई भी जना और कोई भी चीज जो है आपकी एंटर कर सकती है साइबर क्राइम सीन के ऊपर, एंड समथिंग ऑफ द सीन एंड देम विद देम एंड लीव समथिंग, हो सकता है वहां को छोड़ दे, एंड themselves behind when they leave, और हो सकता है अपने जाने से पहले वहां पे कुछ चीजें चेंज करके चला जाए। तो दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज बेसिकली कम्स ऑन द लोकल एक्सचेंज प्रिंसिपल। तो आपको इसको ध्यान रखना है और उसी के बेसिस पे आपको क्या करना है, यहाँ पे अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करना है। फाइंड आउट कर लेते हैं कि क्या क्या डिजिटल वॉर्ड में एड्रेस बुक, उसकी लिंकअप होगी, नोट्स होंगे, अपॉइंटमेंट लेटर्स, फोन बुक, ईमेल्स वगैरह हो सकती हैं, फैक्स मशीन हो सकती हैं, कहाँ भेजा गया था डॉक्यूमेंट, किस नंबर भेजा गया था, क्या कार्टेज यूज हुई है प्रिंट करने के लिए, ये सारी चीज लॉग्स हो सकते हैं, या फिर जीपीएस हो सकता है, जीपीएस के बेसिस पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं उसका रूट क्या था। तो दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एविडेंस जो कि हम यहाँ से क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। समझ में आया? Yes, sir.